नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना राजकीय वर्मा। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो युद्ध का संकट बना हुआ है अमेरिका इजराइल के बीच, अभी सीज फायर है, लेकिन अगर ये सीज फायर टूटा और युद्ध फिर से शुरू हुआ तो क्या कुछ हालात बनेंगे और इन हालातों का असर भारतीय रियल एस्टेट पर क्या कुछ पड़ रहा है। क्योंकि दुबई की बात करें, चाइना की बात करें, सीधे सीधे रियल एस्टेट जो है क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। और दुबई के हालात तो ये है कि अब बड़े ही सस्ते दामों में आपको वहाँ प्रॉपर्टी मिल रही है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? क्या युद्ध की आंच में भारतीय रियल एस्टेट पूरी तरह से झुलस गया है, जो कि पहले से ही एक मंदी के दौर से गुजर रहा है? लगातार अनसॉल्व इन्वेंट्रीज का पहाड़ बन रहा है और सेल भी लगातार गिर रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बाकायदा रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एजेंसीज की रिपोर्ट्स में दावे किए गए। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि युद्ध की आंच का असर भारतीय रियल एस्टेट पर क्या कुछ पड़ने वाला है और क्या आने वाला समय में प्रॉपर्टी के दाम कम होंगे, यानी जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ फ्लैट्स के दाम कम होंगे जिन्हें ऑलरेडी हवाई बनाया हुआ है। और अगर वो कम होते हैं तो मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत सारे आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बगैर देरी के शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध सिर्फ टीवी डिबेट, तेल कंपनियां या इंटरनेशनल राजनीति तक सीमित है, तो शायद आप उस सबसे बड़े असर को मिस कर रहे हैं जो धीरे धीरे आपकी पॉकेट यानी आपकी जेब और आपके सपनों के घर पर पड़ रहा है। दोस्तों, क्यों आज दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है कि इजराइल, ईरान, अमेरिका तनाव, रेड सी में शिपिंग क्राइसिस, क्रूड ऑयल की कीमतें, डॉलर की मजबूती और चीन की इंडस्ट्री डिमांड, ये सब मिलकर भारत के रियल एस्टेट बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। और यही वजह है कि 2026 में बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और होम बायर्स तीनों टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले तक लोग सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी प्राइस स्टेबलाइज होने वाले हैं, ईएमआई प्रेशर बायर्स को रोक देगा और शायद मार्केट थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल उलट जा रही है, क्योंकि अब बिल्डर की सबसे बड़ी समस्या डिमांड नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बन चुकी है। और यही वो चीज़ है जो आने वाले महीनों में घरों को और महंगा बना सकती है। दोस्तों, JLL इंडिया की 2026 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गाइड के अनुसार भारत में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2026 में लगभग 3 से 5% तक बढ़ सकती है, जबकि लेबर कॉस्ट में पहले ही 5 से 15% तक ऊपर जा चुकी है। JLL ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और इंपोर्टेड फिनिशिंग मटेरियल पर नया प्रेशर बन रहा है, खासकर जियोपॉलिटिकल टेंशन और शिपिंग डिसरप्शन की वजह से। अब सवाल आता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट में मिसाइल चलने से गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद में फ्लैट क्यों महंगा होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, ऑयल यानी तेल। क्योंकि दुनिया की पूरी इकनॉमी अभी भी काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल पर टिकी है। जब मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले ऑयल मार्केट पैनिक करता है। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हाल के जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान ब्रेंट क्रूड कई बार $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा या इससे ऊपर गया। और एनालिस्ट ने वार्निंग दे दी है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबा चला और तेल $110 से $120 तक भी जा सकता है। अब आम आदमी सोचता है कि ऑयल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होगा, लेकिन दोस्तों असली चेन रिएक्शन उससे कहीं बड़ा होता है। डीजल महंगा मतलब हर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। सीमेंट फैक्ट्री से लेकर स्टील प्लांट तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर चली गई। गैस महंगी मतलब टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, पेंट्स, ग्लास पैनल्स, PVC पाइप, वाटर प्रूफिंग, केमिकल्स और मॉड्यूलर किचन मटेरियल सबकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई। शिपिंग महंगी मतलब इंपोर्टेड मार्बल्स, एलिवेटर्स, लग्जरी फिटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फसाड मटेरियल सब एक्सपेंसिव हो गए। यानी बिल्डर्स का हर स्टेप पर खर्चा बढ़ रहा है। और याद रखिए, बिल्डर चैरिटी नहीं करता, वो अपना पूरा एक्स्ट्रा कॉस्ट आखिर में बायर पर डाल देता है, यानी आप पर। इसी वजह से कई डेवलपर्स अब क्वाइटली नई लॉन्च की प्राइसिंग रिवाइज कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़े बिल्डर के MD ने साफ कहा कि मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर अभी भी 3 से 5% तक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और सबसे ज़्यादा असर गैस डिपेंडेंट मटेरियल पर पड़ रहा है। अब अगर आप सोचिए कि सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली इम्पैक्ट मिडिल क्लास हाउसिंग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट में मार्जिन सबसे कम होता है। लग्जरी बिल्डर फिर भी प्राइस बढ़ाकर कॉस्ट रिकवर कर सकता है, लेकिन मिड इनकम हाउसिंग में बायर पहले ही EMI प्रेशर से जूझ रहा है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की रिसेंट मार्केट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मेजर इंडियन सिटीज़ में रेजिडेंशियल प्राइस पहले ही कई इलाकों में
8% से 18% तक बढ़ चुके हैं, जबकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि बिल्डर अब नई लॉन्चेस डिले कर रहे हैं या फेज वाइज कंस्ट्रक्शन मॉडल पर जा रहे हैं, ताकि अचानक बढ़ती लागत का रिस्क कम किया जा सके। क्रेडाई के कई डेवलपर्स ने भी संकेत दिए हैं कि अगर क्रूड प्राइस लंबे समय तक ऊंचे रहे तो 2026 के दूसरे हाफ में हाउसिंग प्राइस पर नया अपवर्ड प्रेशर आ सकता है। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, रेड सी शिपिंग क्राइसिस ने भी बिल्डर्स की हालत खराब कर दी है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स और CNBC TV 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शिपिंग कंपनीज ने रेड सी रूट्स अवॉइड करने शुरू कर दिए हैं, जिससे यूरोप और मिडल ईस्ट से आने वाला कार्गो की ट्रांजिट कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट दोनों बढ़ गई है। और इसका असर इंपोर्टेड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट पर साफ दिखाई देने लगा है। गुरुग्राम और मुंबई जैसे लग्जरी मार्केट में इस्तेमाल होने वाले प्रीमियम ग्लास, इंपोर्टेड स्टोन, स्मार्ट होम सिस्टम और ब्रांडेड फिटिंग्स अब पहले से ज़्यादा महंगी हो रही है। और जब लग्जरी मार्केट महंगा होता है तो उसका रिपल इफेक्ट धीरे धीरे पूरे मार्केट पर आता है, क्योंकि बिल्डर प्राइसिंग बेंचमार्क ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा खेल समझिए, रुपया वीक। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं, डॉलर मजबूत होता है और भारतीय रुपया कमज़ोर पड़ता है। रुपया कमज़ोर मतलब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और महंगा। यही वजह है कि कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर लंबे समय तक बना रहा तो इंडिया का इन्फ्लेशन प्रेशर यानी कि मंदी फिर बढ़ सकती है। RBI को इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई रखने पड़ सकते हैं और इसका सीधा असर होम लोन EMI पर पड़ेगा, यानी बायर डबल प्रेशर में आ सकता है। और दोस्तों, एक तरफ घर की कीमत बढ़ेगी, दूसरी तरफ EMI भी, और यही कारण है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। एनरोक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में डेवलपर्स कॉस्ट एक्सक्लेशन को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है और कई प्रोजेक्ट्स में प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी बदल दी गई है ताकि फ्यूचर प्राइस शॉक से बचा जा सके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी को ये पूरा क्राइसिस तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि बिल्डर शुरुआत में प्राइस धीरे नहीं बढ़ाता। पहले वो ऑफर्स कम करता है, फिर फ्री पार्किंग हटाता है, फिर PLC चार्जेस बढ़ाता है और फिर फ्लोर राइज बढ़ाता है और आखिर में बेस प्राइस बढ़ाता है। यानी बायर को धीरे धीरे महंगाई का एहसास होता है। और यही वजह है कि कई लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि मार्केट स्लो है, फिर भी प्राइस नीचे क्यों नहीं जा रहे। दोस्तों, क्योंकि इस बार डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कॉस्ट मार्केट को कंट्रोल कर रही है। अगर आप NCR मार्केट देखें तो प्रोजेक्ट में पिछले 18 से 24 महीनों में स्टील और सीमेंट रिलेटेड कॉस्ट एक्सक्लेशन ऑलरेडी प्राइसिंग में ऐड हो चुकी है। सेविल्स इंडिया और कॉलियर्स जैसे ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसीज ने भी वार्निंग दी है कि जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंस्ट्रक्शंस इकोनॉमिक्स को पूरी तरह बदल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होगा? शायद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि अफोर्डेबल हाउसिंग और जेन्युइन मिडिल क्लास बायर के लिए घर खरीदना और मुश्किल हो सकता है, जो पहले से ही मुश्किल बना हुआ, क्योंकि बिल्डर्स कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते, सरकार सब्साइड इनडेफिनेटली नहीं दे सकती, बैंक हाई राइज लैंडिंग से बच रहे हैं, यानी मार्केट में प्रेशर नीचे नहीं ऊपर बिल्ड हो रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी सिर्फ महंगे घर से आगे बढ़कर दोस्तों लग्जरी मार्केट और NRI मनी तक पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का नहीं बल्कि उन बायर्स का भी है जो भारत के लग्जरी प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे सेंसिटिव हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि भारत का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट आज सिर्फ दिल्ली, मुंबई या गुरुग्राम के अमीर बायर्स पर नहीं चल रहा, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा पैसा उन NRIs का है जो दुबई, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, UK, US और सिंगापुर जैसे देशों में बैठे हैं। और खासकर मिडल ईस्ट बेस्ड इंडियन इन्वेस्टर पिछले कुछ सालों में इंडिया लग्जरी बिजनेस मार्केट के सबसे बड़े गेम चेंजर बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप पिछले 3 से 4 साल का ट्रेंड देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि गुरुग्राम के DLF कमेलिया से लेकर मुंबई के सी फेसिंग अल्ट्रा लग्जरी टावर्स और हैदराबाद के ब्रांडेड रेजिडेंसीज तक हर जगह NRI डिमांड ने प्राइस को ऊपर धकेला। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स और कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के कई लग्जरी प्रोजेक्ट्स में 15% से 30% तक बुकिंग्स NRI से आ रही हैं और कुछ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में ये हिस्सा इससे भी ज़्यादा बताया जा रहा है। खासकर दुबई, अबू धाबी, दोहा और रियाद में रहने वाले हाई इनकम इंडियंस अब इंडिया को सिर्फ
इमोशनल कनेक्शन की तरह नहीं बल्कि वेल्थ पार्किंग डेस्टिनेशन की तरह भी देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब यही मार्केट अनसर्टेनिटी के सबसे बड़े फेज में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि मिडल ईस्ट क्राइज ने सबसे पहले उसी एनआरआई कॉन्फिडेंस को हिलाना शुरू कर दिया जो पिछले कई सालों से इंडियन लग्जरी मार्केट को फ्यूल कर रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक बिल्डर ने स्वीकार किया कि मार्च 2026 के दौरान मिडल ईस्ट बेस्ड एनआरआईज की तरफ से लग्जरी डील में स्लो डाउन दिखाई दिया है और हाई वैल्यू डील क्लोजर्स भी स्लो हुए हैं। अब दोस्तों, आम आदमी यानी आपको ये स्टेटमेंट छोटा लग सकता है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, क्योंकि लग्जरी मार्केट पूरी तरह सेंटीमेंट ड्रिवन होता है। यहाँ बायर ज़रूरत से ज़्यादा साइकोलॉजी पर खरीदता है। अगर उसे फ्यूचर अनसर्टेन लगता है तो वो बुकिंग पोस्टपोन कर देता है, और यही अभी हो रहा है। मिडिल ईस्ट में काम करने वाले कई भारतीय प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन अब वेट एंड वॉच मोड में चले गए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट यानी ये युद्ध लंबा चला, ऑयल इकोनॉमी स्लो हुई, जॉब अफेक्टेड हुई और रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, तो सबसे पहले डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी लग्जरी इन्वेस्टमेंट्स पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि गुरुग्राम, मुंबई और पुणे जैसे लग्जरी मार्केट पर सबकी नज़र टिकी है, खासकर गुरुग्राम और लग्जरी मार्केट जहां एनआरआई मनी पर काफ़ी डिपेंड माना जाता है। डीएलएफ, M3M, ट्रम्प रेजिडेंस, स्मार्ट वर्ल्ड, एलन, शोभा और ब्रांडेड लग्जरी प्रोजेक्ट्स में बड़ी संख्या में एनआरआईज इंक्वायरीज मिडल ईस्ट से आती रही है। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में एनसीआर लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में 2.5 करोड़ से ऊपर वाले घरों की डिमांड लगातार बढ़ी थी और इसमें एनआरआईज का योगदान सिग्निफिकेंट था। लेकिन अब मार्केट में सवाल उठ रहा है, अगर वही एनआरआई बायर कॉन्शियस हो गया तो क्या होगा? क्या लग्जरी मार्केट की तेज़ी धीमी पड़ सकती है? क्या अल्ट्रा प्रीमियम प्राइसिंग पर प्रेशर आ सकता है? क्या डेवलपर्स को इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी? और यही अनसर्टेनिटी इस समय सबसे बड़ा डर रियल एस्टेट के लिए बना हुआ है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट और इंडिया रियल एस्टेट आउटलुक में भी कहा गया है कि एनआरआई इन्वेस्टर्स लग्जरी हाउसिंग डिमांड के सबसे बड़े पिलर्स में से एक बन चुके हैं, खासकर ग्लोबल इंडियंस जिनकी इनकम डॉलर्स या दिरहम लिंक्ड है। लेकिन अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ने उसी पिलर को अनस्टेबल बना दिया। हालांकि कहानी सिर्फ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मार्केट का दूसरा हिस्सा बिल्कुल उल्टा सोच रहा है। कुछ एनालिस्ट और डेवलपर्स का कहना है कि अगर मिडल ईस्ट टेंशन लंबे समय तक बना रहा तो कई एनआरआईज अपनी वेल्थ को सेफर जुडिक्शन में शिफ्ट करने के लिए इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश मोड में नहीं बल्कि कन्फ्यूज़न मोड में है। एक तरफ कुछ एनआरआई बायर्स डील्स पोस्टपोन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बायर्स इंडिया को लॉन्ग टर्म सेफ बेट मान रहे हैं। खासकर रूपी वीकनेस ने इंडिया प्रॉपर्टीज को कई एनआरआईज के लिए कंपैरेटिवली चीपर बना दिया है। जब डॉलर या दिरहम मजबूत होता है और रुपया कमज़ोर पड़ता है तो एनआरआई बायर्स को इंडियन प्रॉपर्टी डिस्काउंट पर मिलती हुई महसूस होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी एनआरआई की सैलरी यूएई दिरहम या यूएस डॉलर में है, रूपी डेप्रिसिएशन उनके परचेजिंग पावर को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। यही वजह है कि कई डेवलपर्स अब ओपनली एनआरआई फोकस्ड कैंपेन चला रहे हैं। दुबई, अबू धाबी, लंदन और सिंगापुर में इंडियन प्रॉपर्टी रोड शो फिर तेज हो गए हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के अनुसार कई डेवलपर यानी बिल्डर अब अपनी लग्जरी लॉन्च का बड़ा हिस्सा एनआरआई ऑडियंस को टारगेट करके बेच रहे हैं। खासकर ब्रांडेड रेजिडेंस और हाई एंड गेटेड कम्युनिटीज़ में डेवलपर्स का फोकस डोमेस्टिक सैलरीड बायर से ज़्यादा ग्लोबल इंडियन वेल्थ पर शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एनआरआई बायर्स अब सिर्फ इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि प्योर फाइनेंशियल रिटर्न देखकर एंट्री ले रहे हैं। पहले एनआरआई सोचता था कि इंडिया में घर होना चाहिए, लेकिन अब कैलकुलेशन बदल चुकी है। कहाँ ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, कहाँ रेंटल यील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ रीसेल लिक्विडिटी बेहतर है। यही वजह है कि गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई कोस्टल लग्जरी बेल्ट, पुणे प्रीमियम टाउनशिप और हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे एरिया अचानक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर आ गए। लेकिन इसी ट्रेंड का दूसरा साइड भी खतरनाक है, क्योंकि लग्जरी मार्केट की तेज़ी कहीं ना कहीं एंड यूज़र अफोर्डेबिलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अगर एनआरआई डिमांड थोड़ी भी स्लो हुई तो कई प्रोजेक्ट्स में मोमेंटम टूट सकता है। सेविल्स इंडिया और कॉलियर्स जैसे ग्लोबल कंसल्टेंसीज ने भी वार्निंग दी है कि लग्जरी मार्केट हैवली सेंटिमेंट फेज में है,
क्योंकि यहाँ डिमांड जेन्युइन हाउसिंग नीड से ज़्यादा वेल्थ मूवमेंट पर आधारित है, और वेल्थ हमेशा जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी रहती है दोस्तों। अगर वॉर एस्केलेशन बढ़ती है और इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, या मिडल ईस्ट एम्प्लॉयमेंट मार्केट में स्लो डाउन आता है, तो उसका सीधा सीधा असर इंडियन लग्जरी हाउसिंग डिमांड पर भी दिख सकता है। और यही कारण है कि डेवलपर्स क्वाइटली यानी शांति से इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट फेज्ड लॉन्चेस कर रहे हैं, कुछ फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स दे रहे हैं, और कुछ बिल्डर्स एनआरआई फोकस्ड बुकिंग ऑफर कर रहे हैं ताकि अनसर्टेनिटी के बीच सेल्स मोमेंटम बना रहे। लेकिन मार्केट में सिर्फ डर नहीं है, कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी भी मान रहे हैं। कई वेल्थ एडवाइजर्स और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का कहना है कि अगर शॉर्ट टर्म स्लो डाउन आता है तो लग्जरी बायर्स को नेगोशिएशन पावर मिल सकती है, यानी जिन प्रोजेक्ट में पहले वेटिंग थी वहाँ लिमिटेड बार्गेन शुरू हो सकती है। हालांकि इसका मतलब क्रैश बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रीमियम लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन इन्फ्लेशन अभी भी बहुत हाई है। तो ऐसे में अब दोस्तों देखना ये होगा कि युद्ध का असर भारतीय रियल एस्टेट पर पॉजिटिव पड़ता है या नेगेटिव। जिस तरह से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध और लंबा अगर चला तो बहुत सारे एनआरआईज जो है अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एनआरआईज ये भी है कि अगर रुपए कमज़ोर हुआ और उन्हें लगा कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं सेफ जगह डालना है, तो वो भारतीय रियल एस्टेट की तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले कई महीने भारतीय रियल एस्टेट के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ऐसे में आप एक मिडिल क्लास के नाते भारतीय रियल एस्टेट को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर भारतीय रियल एस्टेट पर एनआरआईज और रिच इन्वेस्टर्स का ही कब्जा रहा, तो आप यानी आम आदमी एक मिडिल क्लास के घर का सपना कैसे पूरा होगा? क्योंकि पहले से ही प्रॉपर्टीज़ के दाम तेज़ी से बढ़े हैं या इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। और ऐसे में ये दाम अगर और बढ़े तो आप समझिए कि अपने घर का सपना सपना ही रह जाएगा। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।